हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो काफी प्रोमिनेंट टॉपिक है। जो लोगों ने सवाल किए हैं इसके ऊपर, उसके ऊपर हम लोग आज यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं कि जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति को अगर आप सेल करते हैं तो क्या उस पे आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स का पेमेंट करना होता है या नहीं करना होता है। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आए कि ये हमारे पिताजी ने या हमारे ग्रैंडफादर ने इसको परचेज किया था या कहीं से उनको जमीन वो मिली थी। आज वो फाइनली मुझे ट्रांसफर हो गई है, वो जमीन मेरे पे आ गई है और उसे अगर मैं सेल कर रहा हूं तो इस पे किस तरीके का कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, हम इस पे क्यों टैक्स का पेमेंट करें। तो ये यहाँ पे बेसिकली मुद्दा डिस्कस करने का है। तो इसलिए हमने ये सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए प्रॉपर तरीके से, और जहां तक कोशिश हमारी यही रहेगी, आपको मैं पूरा प्रयास करूंगा चीजों को समझाने की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे सपोज एक लैंड है, ठीक है, ये आपके ग्रैंड फादर ने परचेज किया था, फादर ने परचेज किया था 10 ईयर बिफोर। ठीक है, ग्रैंडफादर ने या 50 ईयर बिफोर आप इसको इन्होंने परचेज किया था। अब फाइनली क्या है, ये लैंड आपके ग्रैंडफादर से आपके फादर को आई, ठीक है, आपके फादर से आपको आई, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, अब आप इस प्रॉपर्टी को जो है सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी क्या बनेगी, यही है हमारा बेसिक मुद्दा यहाँ पे समझने का, कि जो आप सेल कर रहे हैं क्या इस पे कोई टैक्स का प्रोविजन है इनकम टैक्स में या टैक्स फ्री है। तो सबसे पहले हमें तो ये जानना पड़ेगा इसके लिए कि लैंड हमारी किस तरीके की है। ठीक है, तो लैंड का तरीका समझने के लिए सपोज हमारा लैंड एक है। अब लैंड लैंड को हम दो नजरिए से यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। एक तो एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड और नॉन एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। नॉन एग्रीकल्चर लैंड, बहुत ध्यान समझिए। नॉन एग्रीकल्चर लैंड का मतलब हो गया, इसको हम यहाँ पे नॉर्मली बोलते हैं कैपिटल एसेट्स, ठीक है, कैपिटल एसेट्स बोलते हैं। अब एग्रीकल्चर लैंड में दो तरीके से हम बाइफरकेशन करते हैं। पहला तो यहाँ पे आता है रूरल रूरल एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, और दूसरा आता है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, ठीक। तो अब बात को यहाँ पे समझिए। अब लैंड अगर आपकी रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, तो रूरल एग्रीकल्चर की लैंड को अगर आप सेल करते हैं तो यहाँ पे कोई भी टैक्स वाली बात नहीं होती, यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की बात की जाए तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जो है ये कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में फॉल कर जाता है, इनकम टैक्स एक्ट में फॉल कर जाता है। तो यहाँ पे अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को अगर आप सेल करते हैं तो यहाँ पे भी टैक्स का प्रोविजन है, यहाँ पे टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, भले ही वो आपके ग्रैंडफादर ने उस जमीन को खरीदा हो, ठीक है, आपके फादर के पास आई हो, उसके बाद आपके पास आई हो, आप उसे सेल कर रहे हो, ठीक है। अगला नॉन एग्रीकल्चर लैंड, तो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है ये कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में ही फॉल करता है, तो इस पे आपको टैक्स का पेमेंट करना ही करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहली चीज तो ये क्लियर हो गई, चाहे कोई लैंड आपने खरीदी हो या आपकी पैतृक संपत्ति रही हो, उसे आपने आप आज आप बेच रहे हो या आप खुद खरीद के बेच रहे हो, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी, तो दोनों को यहाँ पे सिमिलरिटी की मतलब यहाँ दोनों में सिमिलरिटी है कि चाहे आपकी पैतृक संपत्ति हो या आपकी खुद की संपत्ति हो, अगर उसे आप सेल कर रहे हैं और वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं, यहाँ पे फॉल नहीं करता है, तो आपको टैक्स नहीं देना है। और अगर यहाँ यहाँ फॉल अगर सॉरी यहाँ अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड में फॉल कर जाता है तो आपको टैक्स नहीं देना है इसकी सेल पर। और इसके अलावा अगर वो कोई भी तरीके की अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है या नॉन एग्रीकल्चर लैंड है और वो इनकम टैक्स के प्रोविजन में जो एरिया दिया गया, जो सर्किल डिसाइड किया गया, उस सर्किल में अगर वो लैंड फॉल करती है तो आपको कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। अगली चीज, अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि भाई ये मेरे ग्रैंडफादर ने परचेज किया था, हम इस पे क्यों टैक्स दें, ये तो उन्होंने खरीदा था, ठीक है।
अब यहाँ पे अल्टीमेटली बात ये है कि कॉस्ट तो उन्होंने बियर की, लेकिन इनकम कौन इसको एंजॉय कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को एंजॉय कौन कर रहा है? तो अल्टीमेटली देखा जाए तो इस प्रॉपर्टी को एंजॉय आप कर रहे हैं, इसको बेच के जो पैसा आएगा उसको आप एंजॉय करेंगे। देयरफॉर दिस प्रोविजन यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। यू विल हैव टू पे टैक्स ऑन सच कैपिटल गेन, चाहे वो एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो या आपने खुद उसको खरीद के बेच रहे हो। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पैतृक संपत्ति की बात की जा रही है। अगली चीज, अब यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स कैसे निकाला जाएगा? तो पहली चीज आप यहाँ पे ये समझिए कि जहां पे प्रॉपर्टी को आपने होल्ड किया है फॉर अ पीरियड मोर देन 24 मंथ, यानी कि उस प्रॉपर्टी के आप मालिक रहे हैं प्रीवियस ईयर में 24 महीने से ज्यादा के, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, जब ये प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, राइट। अब ये चाहे आपके ग्रैंडफादर ने खरीदी थी, ग्रैंडफादर से आपको आई हो, तो ग्रैंडफादर ने जब उसमें ओनरशिप अपनी बिल्डअप की थी, उसके बाद आपके पास जब आई है, तो आप जब उसे सेल कर रहे हैं, तो दोनों पीरियड के बीच में 24 मंथ का अगर गैप है, उससे ज्यादा का है, तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में उसको जो है कंसीडर करेंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हो जाएगी वो, और उस पे जो कैलकुलेशन होके आएगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वहां पे निकल के आता है, तो उस पे टैक्स फ्लैट रेट 20% का यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। अब यहाँ पे जो 20% है, यहाँ पे 20.8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 4% का सरचार्ज भी ऐड किया गया है, यानी कि 20% का टैक्स है प्लस 4% का सरचार्ज है। 20% का 4% हो जाएगा 0.8, ठीक है, 0.8, तो वही यहाँ पे बना दिया गया 20.8, ठीक। ओके, अब कोई प्रॉपर्टी मान लीजिए जो परचेज की गई है वो हेल्ड फॉर अ पीरियड लेस देन 24 मंथ है, यानी कि 24 महीने से कम का है, तो ऐसे केस में जो है उस प्रॉपर्टी पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अराइज होगा, तो अकॉर्डिंगली उसको उस पे आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तब तो फ्लैट 20% का आप टैक्स उस पे पे करेंगे प्लस 4% सरचार्ज प्लस इंटरेस्ट वगैरह अगर कुछ अप्लीकेबल होता है। और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो ऐसे केस में फ्रेंड्स जो है स्लैब रेट पे आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, आइए जरा आगे बात करते हैं। तो मेरे विचार से ये इतनी बात क्लियर हो गई कि आपके ग्रैंडफादर ने अगर वो जमीन खरीदी थी कभी, उससे ट्रांसफर होके आपके फादर को आई, ठीक है, उससे ट्रांसफर होके आपको आई, और आप इस प्रॉपर्टी को आज क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो ये वाली कहानी आपको यहाँ पे देखनी है कि वो प्रॉपर्टी कितने पीरियड के लिए हम लोगों ने होल्ड करके रखी है, यानी कि आपने होल्ड करके रखी है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन खरीदी गई थी। ठीक है, ओके, ये बात तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पे कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? तो दोस्तों कैपिटल गेन का कैलकुलेशन जो है करने के लिए, कैपिटल गेन में कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे दो तरीका अपनाया जाता है। तो आपको पहले तो देखना है कि ये जो ट्रांसफर हमने किया है, जमीन जो बेची है हमने, हम जमीन ही की बात अभी फिलहाल कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म की है या शॉर्ट टर्म की है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म पहले ये आप डिसाइड करेंगे, उसके बाद इसके कैलकुलेशन पे आएंगे। तो अगर ये शॉर्ट टर्म में फॉल कर जाती है तो सेल्स कंसिडरेशन जो भी होगा यहाँ पे उठाएंगे, लेस इस पे कर देंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ICOA, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो कि इनकम टैक्स विभाग ने, CBDT ने कुछ इंडेक्स यहाँ पे बताए हैं कि प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जिसमें भी खरीदी गई हो उसका इंडेक्स कॉस्ट लेके आप कैलकुलेशन करेंगे। तो ये चीज आ गई। उस प्रॉपर्टी पे कुछ आपने इम्प्रूवमेंट वगैरह किया हुआ है, इम्प्रूवमेंट वगैरह है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अल्टीमेटली जो फाइनली निकल के आएगा अमाउंट फाइनल, वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, और इस कैपिटल गेन पे आपको 20% का टैक्स पे करना है। मेरे विचार से ये बात आपको क्लियर है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो सेल्स कंसिडरेशन जो भी रजिस्ट्री जितने पे हुई है सेल्स उठाएंगे, ठीक है, लेस इस पे कॉस्ट कर देंगे। यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट नहीं लेना, सिर्फ कॉस्ट आप लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लेस इम्प्रूवमेंट भी ले लेंगे आप। ठीक है, अगर कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट वगैरह इनकर किया है आपने, तो यहाँ पे जो अल्टीमेटली वैल्यू आएगी दैट विल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। और इसमें भी टैक्स का पेमेंट आपको स्लैब रेट पे करना होगा। स्लैब रेट का मतलब 2.5 लाख तक, 2.5 लाख से 5 लाख पे 5%, 5 लाख से
10 लाख तक 20%, 10 से ऊपर 30%, इस तरीके का यहाँ पे स्लैब चलेगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई मेरे विचार से, यहाँ कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आगे बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने की आवश्यकता है। मान लीजिए अब आपने कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति को आपने सेल किया है, तो इन केस ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी द एग्रीगेट पीरियड ऑफ होल्डिंग, आप पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से निकालेंगे? होल्डिंग पीरियड की 24 महीने से ज्यादा और 24 महीने से कम वाली होल्डिंग पीरियड को कहां से आप निकालेंगे? ठीक है, इज काउंटेड फ्रॉम द डेट, किस डेट से? ऑफ परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी, जिस दिन वो प्रॉपर्टी खरीदी गई थी वहां से आप 24 मंथ वाली जो भी पीरियड है वो कैलकुलेट करेंगे बाय द ओरिजिनल ओनर। यानी कि ओरिजिनल ओनर का मतलब मैं यहाँ पे आपके ओरिजिनल ओनर यानी कि ग्रैंडफादर की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जब वो प्रॉपर्टी परचेज की थी तो वहां से इस पीरियड को काउंट किया जाएगा, एंड नॉट फ्रॉम द डेट इट इज इनहेरिटेड बाय द सेलर, कि ये नहीं, वहां से नहीं देखा जाएगा कि आपको वो प्रॉपर्टी कब से मिली है, किस डेट से आपको प्रॉपर्टी मिली, उस डेट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे उस डेट से मतलब है जिस डेट को आपने आपके ग्रैंडफादर ने उसे परचेज किया था और जिस डेट को आप सेल कर रहे हैं, इन दोनों पीरियड, इन दोनों डेट के बीच का जो पीरियड होगा वो यहाँ पे काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें, व्हेन द कैलकुलेटिंग ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एनी मेजर रिपेयर एडिशन और इंप्रूवमेंट इन द प्रॉपर्टी नीड टू बी एडजस्टेड। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट अगर आपने कुछ किया है तो उसको भी यहाँ पे माइनस कर लेते हैं बीइंग अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आगे बात करें, इफ द प्रॉपर्टी हैज बीन एक्वायर्ड बाय द ओरिजिनल ओनर प्रायर टू 1 अप्रैल 2001, ओरिजिनल ओनर का मतलब आपके ग्रैंडफादर, अगर उन्होंने 1 अप्रैल 2001 के पहले उस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया था, खरीदा था, तो आपके पास बेचते समय आपके पास क्या ऑप्शन है? यानी कि जब टैक्स आप पेमेंट करेंगे उस पे आपके पास क्या ऑप्शन है कि देयर इज एन ऑप्शन ऑफ टेकिंग द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, या तो आप कैपिटल गेन निकालते समय एक्चुअल कॉस्ट जो आपके ग्रैंडफादर ने इनकर किया था वो ले लीजिए, और फेयर मार्केट वैल्यू एफएमवी ले लीजिए उस समय का। ठीक है, कैलकुलेटिंग द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, इन दोनों में से जो आपको फेवरेबल लगे वो ले लीजिएगा। वैसे यहाँ पे क्या होता है, विच एवर इज हाइयर, इनमें से जो ज्यादा होता है वही लेने में आपको फायदा होता है। ओके, आगे बात करते हैं, मान लीजिए आपने कोई पैतृक संपत्ति, पैतृक लैंड आपने बेची और उस लैंड से पैसा आया आपके पास। अब वहां पे आप उस पैसे में टैक्स बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, क्या क्या तरीके से आप टैक्स बचा सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज आइए जरा इसको वन बाय वन करके देख लेते हैं। द मेजर टैक्स बेनिफिट ऑन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। अब ये दोस्तों चाहे प्रॉपर्टी इनहेरिटेड हो या नॉन इनहेरिटेड हो, दोनों केस में आपको ये टैक्स बेनिफिट अलाउ होता है। ठीक है, तो फिलहाल हम इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के रिलेशन में ही बात कर रहे हैं। तो इज वन कैन क्लेम टैक्स एग्जम्पशन ऑन द गेन, गेन का मतलब कैपिटल गेन दैट आर मेड फ्रॉम द सेल्स ऑफ द सेम प्रॉपर्टी, जो गेन आपने प्रॉपर्टी को सेल करके यहाँ पे जनरेट किया हुआ है। फॉर दिस देयर आर द फॉलोइंग ऑप्शन अवेलेबल। कौन कौन से ऑप्शन? पहले ऑप्शन पे आते हैं। पहला ऑप्शन ये कहता है कि पहला आप फर्स्ट ऑप्शन इज इट कैन बी डन बाय री इन्वेस्टिंग द गेन इन अनदर प्रॉपर्टी, जो आपको गेन हुआ है उसको किसी अनदर प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर दीजिए। ठीक है, दिस कैन बी क्लेम्ड व्हेन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आर लेस देन 2 करोड़। यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात चल रही है, शॉर्ट टर्म की नहीं चल रही है। ठीक है, अगर आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम है एंड री इन्वेस्टमेंट इज डन ओनली इन मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? ऑफ 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, मैक्सिमम आप 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लोकेटेड इन इंडिया, केवल इंडिया में, आउटसाइड इंडिया बिल्कुल भी नहीं। आगे कह रहे हैं इफ गेन आर मोर देन 2 करोड़, कैपिटल गेन जो निकल के आया अगर वो 2 करोड़ से ज्यादा है, द इनहेरिटर कैन री इन्वेस्ट इन वन प्रॉपर्टी टू क्लेम द एग्जम्पशन ऑफ टैक्स। ये मिक्स हो गया है, एग्जम्पशन ऑफ टैक्स। तो अगर 2 करोड़ से ऊपर आपकी कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म, तो आप सिंगल प्रॉपर्टी में, एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और अगर 2 करोड़ से कम है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि आप 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बराबर जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको यहाँ पे क्या होगा, टैक्स में एग्जम्पशन मिल जाएगी। These investment are to be made within the specified time limit that are 1 year। अब
ये इन्वेस्टमेंट कब करना है, उसके लिए एक टाइम पीरियड दिया गया है, टाइम पीरियड में ही उस इन्वेस्टमेंट को करना है, टाइम पीरियड में, ठीक है। तो कब करना है, 1 ईयर प्रायर टू द सेल, सेल होने से 1 साल पहले कर दो। अब क्या होता है, जब तक सेल नहीं होगा पैसा कहां से आएगा, तो 1 साल पहले हम इन्वेस्टमेंट कैसे कर दें। तो अगर आप कर रहे हैं कहीं से भी अरेंज करके तो उसका एग्जम्पशन मिल जाएगा, अथवा 2 ईयर फ्रॉम द सेल, ठीक है, 2 साल सेल से 2 साल के अंदर, ठीक है, और विथ इन 3 ईयर फॉर एनी अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी अगर आप एक्वायर कर रहे हैं, अगर वो कंस्ट्रक्शन पीरियड में चल रहा है, तो 3 साल प्रायर में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो उसका एग्जम्पशन आपको मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, द सेकेंड ऑप्शन इज to use the amount of gain to construct a house within 3 years from the sale of the ancestral property, यानी कि कोई भी पैतृक संपत्ति जब आप सेल करते हैं तो उसके अब यहाँ पे कहा गया है कि उस अमाउंट को, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहे हैं, इज टू यूज द अमाउंट ऑफ गेन टू कंस्ट्रक्ट, अपना घर आप खुद कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं विथ इन 3 ईयर फ्रॉम द सेल, यानी कि सेल होने से 3 साल के अंदर आप उसे बनवा लीजिए, ठीक है। आगे कह रहे हैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ये है, थर्ड ऑप्शन इज टू इन्वेस्ट द अमाउंट ऑफ गेन इन कैपिटल गेन बॉन्ड, दैट इज सेक्शन अंडर सेक्शन 54 EC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब सवाल ये है, मान लीजिए आपने सेल किया प्रॉपर्टी, विद इन टाइम आपके पास कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ना कोई रेजिडेंशियल प्लॉट मिल रहा है, प्रॉपर्टी मिल रही है, आप नहीं इन्वेस्ट करने के लायक है उस समय कि भैया हमें ठीक से प्रॉपर्टी जब तक नहीं मिलेगी हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे कि गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के तहत कुछ बॉन्ड जारी किए हुए हैं, जैसे रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बॉन्ड है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन की बॉन्ड है, ठीक है, और एक बॉन्ड और है जो कि एक बॉन्ड और है जो स्किप कर रहा है, वैसे 3 बॉन्ड यहाँ पे स्पेसिफाई किए गए हैं। उन बॉन्ड में अगर आप पैसा डाल देते हो तो ये मान लिया जाएगा कि आपने नई प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली है, नया घर खरीद लिया है या बनवा लिया है, ठीक है। तो जिस पर्पस के लिए आप इस बॉन्ड में पैसा लगाएंगे उसी पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल करना भी पड़ेगा, ठीक, ओके। आगे बात करते हैं, अब सवाल ये है कि भैया कितना हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। द टोटल इन्वेस्टमेंट लिमिट दैट इज स्पेसिफाइड इन दीज बॉन्ड्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू 50 लाख पर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। 50 लाख से ज्यादा, एक फाइनेंशियल ईयर में आप 50 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो आपको अल्टीमेटली ये बात अब पकड़ में आ गई होगी कि अगर मान लीजिए आप कोई पैतृक संपत्ति सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब वहां पे आपका विजन एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमें टैक्स जमा करना है। अगर आपकी वो प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर लैंड में फॉल नहीं करती है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड अगर वो नहीं है, तो ये माइंड मेकअप करके चलना कि आपको टैक्स पेमेंट करना ही पड़ेगा उस ट्रांजैक्शन पे, ठीक है। तो अल्टीमेटली यही बात मैं फोकस करना चाह रहा हूं कि चाहे आप कोई प्रॉपर्टी खुद से खरीद के बेच रहे हो, चाहे आपकी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड हो यानी कि आपकी पैतृक संपत्ति हो उसको बेच रहे हो, दोनों केस में अगर वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं है तो हर हाल में आपको टैक्स का पेमेंट उसमें करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला से जो निकल के कैपिटल गेन आएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों इस वीडियो को आप अपने लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी इस चीज के बारे में अवेयर हो सके, ठीक है। धन्यवाद आपका बहुमूल्य टाइम लेने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।